नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बता दूं कि अभी जो है झारखंड में जो वैकेंसी है उसकी सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल एग्जामिनर नोटिस बॉक्स में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो झारखंड के वैकेंसीज हो, चाहे अन्य राज्य की वैकेंसीज हो, या आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डीआरडीओ, यूपीएससी, जेपीएससी, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सभी की जानकारी हमारे चैनल एग्जामिनर नोटिस बॉक्स की ओर से दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें बड़ी अपडेट आ रही है। तो जैसे ही मैं नीचे आया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो आपका झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट का जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है उसमें रेगुलर रिक्वायरमेंट 2021 के लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, जिसके लिए मैंने अपने यूट्यूब के जो कम्युनिटी टैब है उसमें पोस्ट कर दिया था। उसके बाद अभी 3 बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट ये है, ठीक है। तो क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं और तीनों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आपका रेजोल्यूशन है, ठीक है, जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका इधर ऊपर देखें तो ब्रोचर ऑफ झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021 के लिए, यानी सीजीएल के लिए जो है खासकर यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या इसमें कुछ खास। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 05/2021 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के संबंध में ये है। और ये दिनांक देख सकते हैं 23/12/2021, यानी आज के डेट में इसे अपडेट किया गया है। तो क्या है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी, यानी आपका सीजीएल का बात किया जा रहा है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का। यहाँ पे आप अगर देखें तो लिखा हुआ है कि सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15/1/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से 14/2/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का बात कहा जा रहा है कि आपका दोबारा ऑनलाइन आवेदन होगा, जो 15 जनवरी 2022 से लेकर आपका 14 फरवरी 2022 तक होगा। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणिका आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्हतानुसार एवं शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाके ऑनलाइन करना होगा। दिनांक 16/2/2022 का मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए 18/2/2022 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 15 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन कर सकेंगे। आगे लिखा हुआ है दिनांक 19/2/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 21/2/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित
करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जब आप फॉर्म को भर लेंगे उसके बाद अगर आपको लगेगा कि आप कहीं पे गलत कर दिए हैं तो उसके लिए 19 फरवरी से 21 फरवरी तक आपको एक लिंक दिया जाएगा जहां से आप अपना सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप जो है अपना नाम को, अपने जन्म तिथि को, ईमेल आईडी को और मोबाइल संख्या को नहीं सुधार सकते। तो इन जो है ये चारों चीज़ आपको अच्छी तरह से भरना होगा। रिक्तियों की संख्या एवं अन्य सूचना तत्संबंधी विवरणिका में अंकित है। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला नोटिस क्या है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अगला नोटिस है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा का, और यहाँ पे विवरणिका दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 05/2021 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। ठीक है, तो JGGLCCE 2021। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना दिनांक 21/12/2021 पत्र संख्या इतना दिनांक प्राप्तांक दिनांक एवं प्राप्तांक दिनांक ये सब सारा आप पढ़ लेंगे। प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कनीय सचिवालय सहायक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची के अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा नगर विकास आवास विभाग रांची के अंतर्गत प्लानिंग असिस्टेंट के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों के विहित प्रपत्र में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इस एग्ज़ाम का जो नाम है वो है आपका JGGLCCE 2021 एग्ज़ाम। ठीक है, और इसमें जो है आमंत्रित किया गया पूरे देश भर में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता, लेकिन वही इसको आप भर पाएंगे जो क्या कहते हैं आपका जो है ग्रेजुएट होंगे, वही इसको भर पाएंगे। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा शुल्क का बात किया गया है कि 1,000 रुपये लगने जा रहा है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। ठीक है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य प्राप्तांक इतना दिनांक इतना के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य, तो आप समझ गए हैं कि 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क लगने जा रहा है, और झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 250 रुपये लगने जा रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। तो ये याद रखें, बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, यानी आपको परीक्षा शुल्क जो है वो मान्य होगा, वो आपको देना होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा, यानी आप एक बार परीक्षा शुल्क दे देंगे तो वो वापस रिफंडेबल नहीं है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों पर तथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हता के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तो बिल्कुल ये CGL के लिए ही है। तो जब ये फॉर्म 2019 में निकला था, ठीक है,
और कुछ कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने ऑनलाइन कर लिया था और उन्होंने शुल्क भी दे दिया था। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ये जो परीक्षा होगा ना, उसमें सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, यानी आवेदन वो देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदक को पुनः आवेदन देना होगा, मतलब फिर से उनको एप्लीकेशन भरना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था और जो आपका जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा, या आपने कहीं अगर लिख के रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, ये दोनों चीज़ आप अपने पास रखें। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क की छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी आपको जो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था और आपको जन्म तिथि मिला था, उसको आपको फिर से डाल करके दोबारा फॉर्म को अच्छी तरह से भरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पे रिक्तियों का विवरण यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देखिए, यहाँ पे पदनाम आप देख सकते हैं, आरक्षण कोटि देख सकते हैं, ये आपका पदनाम हो गया। आरक्षण कोटि कुल कितने सीटें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा महिला के लिए कितना है, खेलकूद कोटा में क्या जा रहा है, ठीक है, ये सब आपका हो गया, ठीक है। तो कुल अगर देखें तो आपका सहायक प्रशाखा, यहाँ पे इस जगह पे अगर देखा जाए तो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 163 सीटें हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में जो आते हैं उसके लिए 48 सीटें हैं। एक पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है। अनुसूचित जाति के लिए 51 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 45 सीटें हैं। फिर आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 39 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 38 सीटें हैं। यानी टोटल इसमें जो है 384 सीटें आपका है। 384 सीटें हैं किसके लिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका कनीय सचिवालय सहायक के लिए अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए आपका 229 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 84 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आदिम जनजाति में सम्मिलित है। अनुसूचित जाति के लिए 32 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 32 सीटें हैं। यानी टोटल इसमें 322 सीटें सम्मिलित हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए देखें तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में टोटल 100 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में 67 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में 22 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग में 13 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 25 वैकेंसी है। यानी टोटल इसमें 245 वैकेंसी उपलब्ध है। उसके बाद आपका प्लानिंग असिस्टेंट एक होता है, तो प्लानिंग असिस्टेंट के पद पे जो भरेंगे उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 0। उसके बाद आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 0। यानी इसमें टोटल कुल 5 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सीटों को आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी सुधार किया जा सकता है रिक्तियों में। अन्य अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को इस विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है तथा उक्त संशोधन के उपरांत पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब आप कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पे अगर नज़र डालें
तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे बता दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए, ठीक है, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पदनाम एवं वर्गीकरण कर दिया गया और वेतन क्या रहेगा वो आपको बता दिया। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपका इतना वेतन रहने जा रहा है। कनीय सचिवालय सहायक के लिए इतना रहेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आप वेतनमान देख सकते हैं और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए वेतनमान देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बात तो मैंने अभी बता दिया, फिर भी और एक बार मैं बता दूं, अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक कर लेना है, ठीक है, यानी आवेदन जब से प्राप्त करना है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आपको स्नातक यानी ग्रेजुएट हो जाना है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उपयुक्त अनिवार्यता योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी झारखंड राज्य में जो है वहीं से आपको इसमें योग्यता चाहिए। ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो यहाँ पे कही गई है, ठीक है, कि उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा झारखंड राज्य के में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान यानी झारखंड राज्य में ही वो स्कूल होना चाहिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। उत्तीर्ण होना चाहिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन झारखंड का ही वो कोई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तथा अभ्यर्थियों को स्थान या नीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान थोड़ा बहुत होना अनिवार्य है। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। ये शिथिल फिर माना गया है। तो यहाँ पे दो बातें कही जा रही है, समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप अगर चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन का वेबसाइट बता दिया है www.gssc.nic.in और कब से कब तक के बीच होगा वो भी मैंने बता दिया। आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा क्या है और अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगी, ठीक है। न्यूनतम मांगा जो गया इसमें उम्र सीमा वो 21 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा का बात करें तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष आपका रहेगा। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला में जो आते हैं वो 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष तक इसमें छूट दिया जा रहा है, ठीक है, ये बात है। आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निष्पक्षता संबंधी दावे के अनुरूप निष्पक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन पत्र भरें तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना और समर्पित करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरश पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करना होगा। आवेदन पत्र अगर भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले www.gssc.nic.in की ऑफिशियल साइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वो आपको डाल करके करना है। और अगर आप नए हैं तो उसके लिए न्यू आपका दिखाएगा लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है खास वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम इसमें
नहीं होने वाला है, OMR में होने वाला है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी अगर अलग अलग स्टेप में लिया जाएगा, अलग अलग शिफ्टों में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन एक ही बार में अगर हो जाता है तो नॉर्मलाइज नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। किस अनुसार नॉर्मलाइज किया जाएगा उसका सूत्र जो होगा वो आयोग की ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपका जो अपना जो प्राप्तांक होगा यानी मार्क्स होगा, उसका मतलब नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स होगा उस पर बनेगा, ठीक है, ना कि आपके रॉ मार्क पर। तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा परीक्षा का स्वरूप रहने वाला है, ठीक है। एक बार इसमें नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए परीक्षा का स्वरूप में कहा गया परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। बस केवल एक ही चरण का बात कहा जा रहा है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एवं बहुविकल्पिक होंगे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको टिक लगाना है। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, यानी एक प्रश्न में 3 नंबर मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा, लेकिन गलत अगर आप करते हैं तो 1 अंक की कटौती होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन में 3 अंक मिलेगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो जो आपका लैंग्वेज है उसको छोड़कर बाकी जो अन्य विषय होंगे वो हिंदी या अंग्रेजी में रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें क्या कहा जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यहाँ पे आप ध्यान दें, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ठीक है। 3 पालियों में इस परीक्षा को लिया जाएगा, मतलब प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, ठीक है। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, यानी टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा, अलग अलग शिफ्टों में 2-2 घंटा करके, ठीक है। अगर हम लोग पत्र 1 का बात करें यानी पहला पत्र जो भाषा ज्ञान होगा उसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे और कुल अवधि जो आपको मिलेगा वो 2 घंटा का समय मिलेगा। हिंदी भाषा 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न रहेगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि भाषा ज्ञान यानी पत्र 1 जो होगा अंक क्वालिफाइंग होगा, यानी आपको सिर्फ इसमें पास करना है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 अंक प्राप्त करना निर्धारित है, यानी आपको 30% ही लाना होगा, ठीक है। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, तो मेरिट लिस्ट के लिए ये काम नहीं आएगा। तो आपको ये जो पत्र 1 होगा भाषा ज्ञान, ठीक है, ये जो आपका भाषा ज्ञान है इसमें आपको केवल 30% अंक लाकर पास होना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा पत्र होगा। तो दूसरा पत्र देखिए पत्र 2 जो होगा वह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा होगा। कुल 100 इसमें प्रश्न रहेगा और अवधि आपको इसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा। मैंने बता दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में 3-3 नंबर मिलेगा, जबकि आप गलत करेंगे तो 1 नंबर काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। देखिए तो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में आपको उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा में बनाना होगा। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब आपको इसमें 30% कम से कम लाना होगा। लेकिन इसमें यहाँ ये नहीं बताया गया है कि मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अनिवार्य होगा, ठीक है, पास करने के लिए। तो मान के चले कि ये शायद मेरिट लिस्ट में आपका जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और देखिए ये आपका आखिरी पत्र होगा जो होगा पत्र संख्या 3, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान रहेगा। कुल 150 प्रश्न रहेगा और आपको इसमें परीक्षा अवधि 2 घंटा का मिलेगा। तो 2 घंटा में आपको 150 अंक मतलब बनाना है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 घंटा में 150 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहने जा रहा है।
इसमें आपका सामान्य अध्ययन रहेगा 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान रहेगा 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित रहेगा 20 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। तो देख सकते हैं झारखंड राज्य से संबंधित जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न है और कुल मिलाकर इसमें 40 प्रश्न है। सामान्य अध्ययन से भी कम नहीं है, बल्कि इसमें भी 30 प्रश्न है। सामान्य विज्ञान में भी आपका 20 प्रश्न है। इसके अलावा गणित में भी आपका 20 प्रश्न है, मानसिक क्षमता, तो ये सब कंप्यूटर में भी 20। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, सभी आपको पढ़ना होगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30%, यानी आपका पत्र 3 जो है, पत्र 3 आपका सामान्य ज्ञान है और इसमें आपको 30% लाना होगा, ठीक है। लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, ये आप बात हमेशा याद रखें। आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है। भाषा ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक रहेगा। तो भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, और इसमें भाषा ज्ञान में आपका अभी बताता हूँ। हाँ, 60 प्रश्न रहेगा, हिंदी भाषा से 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी, इसमें अगर हिंदी भाषा जो इसमें 60 प्रश्न रहेगा, उसमें आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा, जबकि हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा, ठीक है। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार से पत्र 1 में अंग्रेजी भाषा से 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, ठीक है। ठीक है। इसके बाद पत्र 2 में आते हैं। तो पत्र 2 तो मैंने आपको बताया था कि पत्र 2 में कितना आपका यहाँ पे रहने जा रहा है। तो पत्र 2 में आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन को किस तरह से यहाँ बांटा गया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पत्र 2 में तो मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रीय भाषा रहने वाला है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सब रहेगा। में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प पर के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, मतलब इसमें से आपको कोई एक भाषा सेलेक्ट करना होगा। इस परीक्षा में संबंधित भाषा में 100 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। उर्दू लैंग्वेज में देख सकते हैं कि उर्दू लिटरेचर से आपका क्या क्या आएगा, पोयम क्या क्या रहेगा, ठीक है। ग्रामर आपका रहेगा, फिर उसका बाद कुरमाली देख सकते हैं, हो देख सकते हैं, खोटा देख सकते हैं, फिर आपका नाटक खड़िया देख सकते हैं, पंचपरगनिया देख सकते हैं, संथाली देख सकते हैं, उड़िया देख सकते हैं, ठीक है। नागपुरी भाषा साहित्य पाठ्यक्रम देख सकते हैं, मुंडारी देख सकते हैं, बंगाली देख सकते हैं, खुडुक देख सकते हैं। इसके बाद आपका आखिरी जो पत्र है यानी पेपर 3, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैं अभी कितना मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए बता रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हमारे चैनल के इस वीडियो को एक लाइक दे दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको खुद से आप पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपका पूरा जो है लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। 80 से 90% तो मैं आपको कवर इसमें करा ही दे रहा हूँ कि क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है। सामान्य अध्ययन जो पत्र 3 होगा, टोटल इसमें 3 पत्र होगा, पहला पत्र, दूसरा पत्र और तीसरा पत्र। पहला पत्र जो होगा जिसमें अंग्रेजी हिंदी रहेगा, दूसरा पत्र जिसमें आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा और तीसरा पत्र आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है। पहला जो पत्र रहेगा उसमें टोटल हिंदी के 60 और अंग्रेजी के 60 प्रश्न रहेंगे, जबकि दूसरा पत्र में आपका टोटल 100 प्रश्न रहेगा, जबकि तीसरा पत्र में आपका टोटल 150 प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से क्या क्या आपका पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से क्या पूछा जाएगा, सामान्य गणित से क्या पूछा जाएगा,
मानसिक क्षमता जांच में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य से संबंधित क्या पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, ठीक है। तो मुख्य जो परीक्षा होगा उसके ही अनुसार आपका मेधा सूची का निर्माण होगा, ये याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 17.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 और 3 के विषयों के प्राप्तांक का योगफल यानी पत्र 2 और पत्र 3 को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ करके आपका जितना अंक आएगा उसी के आधार पर सामान्य मेधा सूची मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। क्योंकि हम तो अभी आपको शुरू में ही बता दिए थे कि आपका जो पत्र 1 रहेगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा का वो आपका क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जबकि पत्र 2 और पत्र 3 तीनों में आपका पत्र 2 और 3 दोनों, पत्र 2 में आपका 100 अंक रहता है, यही ना मैंने आपको बताया था, और पत्र 3 आपका 150 अंक, तो 150 और 100 यानी टोटल 250। तो 250 अंक में से आप सबसे ज़्यादा लाएंगे तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्मतिथि, यानी अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और दो व्यक्ति हैं जिनका 50-50 नंबर करके अंक आया, तो अब किसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो सेलेक्ट उसी को किया जाएगा जो उम्र में बड़े होंगे। मान लीजिए कि ये बड़े हैं तो इनको इससे पहले रखा जाएगा, ठीक है। मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मानदंड के आरक्षित पद। उसके बाद परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता देख सकते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अर्हतांक एवं कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये याद रखें कि आपका 40% से कम आता है तो ये इन सब को मतलब मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपका टारगेट कम लाना नहीं, आपका टारगेट लाना है, आपका टारगेट होना चाहिए अधिक से अधिक अंक हासिल करना, ठीक है। प्रमाण पत्र वगैरह का सत्यापन किया जाएगा, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगभग मैंने 80% तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड के फोटो हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो और हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर ले। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एडमिट कार्ड आपको मिले तो आपका हस्ताक्षर, फोटो, ये सब आपका सही होना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए कि आप किस प्रकार से साइन करते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आखिर में क्या लिखा है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के दायर रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश के इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्ति प्रभावित होगी। तो जो भी था मैंने आपको सही बता दिया है, ठीक है। और मैंने लगभग अभी मैंने आधा घंटे से ज़्यादा तक इस नोटिफिकेशन को एक एक करके जहाँ जहाँ लगा कि ये सब इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए वो मैंने बताया। तो दोबारा कहना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होंगी उसकी जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे, ठीक है। यहीं पे आप अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।